तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनडायरेक्ट रिडॉक्स तक पढ़ लिया था, ठीक है। सेल बना लिए थे, कंस्ट्रक्शन सीख ली थी और ये पता कर लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करेगी, कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी। तो आज हम उसके आगे का पोर्शन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगा इसी चीज़ से तुम्हारा। जैसे अगर मैं तुम्हारे सामने दोबारा से कंस्ट्रक्ट करूँगा हाफ सेल, तो हाफ सेल बने कैसे थे? एक बीकर लिया, गलत, दो बीकर लेने, दो बीकर लिए, उनके अंदर क्या डाला? पहले पानी डाला, पहले पानी डाला, फिर उनके अंदर सॉल्ट डाल दिए। इसके अंदर किसका? ZnSO4 का, इसके अंदर CuSO4 का। वेरी गुड। फिर इन्हीं में क्या कर दिया? इनके रॉड्स डाल दी। इसके अंदर कौन सी रॉड पड़ी हुई है? जिंक की, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर कौन सी रॉड पड़ी हुई है? कॉपर की, कॉपर की रॉड। दोनों को किससे कनेक्ट किया? एक वायर से। इधर भी क्या कनेक्ट किया? वायर से। बीच में हमने क्या लगा लिया? वोल्टमीटर। अब की बार वोल्टमीटर लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वोल्टमीटर भी तो एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता हो, ठीक है। इतना सेटअप मैंने पढ़ाया था और तुम्हें एक बात समझाई थी कि जिंक SO4 जो है, जिंक, वो दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Zn+2 में कन्वर्ट होना चाहता है और कॉपर जो है वो यही दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके सॉलिड में कन्वर्ट होना चाहता है। हाँ कि ना? यस सर, पढ़ाया था। यस सर, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन्स इसको देने हैं और उसको दो इलेक्ट्रॉन उसे लेने हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में है। यहाँ से क्या चल रहे हैं? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट का फ्लो कैसा है? इसका अपोजिट, इसका अपोजिट। हाँ कि ना? तो जल्दी बोलो। यस सर, बिल्कुल सही, ठीक है। इतनी हमारी बातें। इसके आगे की बात, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? एकदम क्लियर, ठीक है। धीरे धीरे ये प्रोसेस होता रहा और हमने सोचा कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है, यानी कि जो बल्ब अगर हमने लगाया हुआ था वहां पे, वो कॉन्टिन्यूसली ग्लो करता है। पर हमने पाया कि ये कॉन्टिन्यूसली नहीं हुआ। एक बार बल्ब जला कुछ सेकंड के लिए, मान लो ब्लिंक किया, उसका बंद हो गया और दोबारा कभी नहीं चला। तो हमने सोचा क्या ये पॉसिबल है कि बल्ब रुक जाए? ऐसा क्यों हो गया कि बल्ब रुक गया? इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं भाई? ना तो पूरा जिंक कन्वर्ट हो गया Zn+2 में, ना पूरे कॉपर सोल्यूशन में से कॉपर रॉड पे आ गया, तो ये रुका क्यों? तो उसका रीजन समझने की हमने कोशिश की। तो हमको एक बात पता चली कि पहली बात, यहाँ पे हमारा सर्किट ही पूरा नहीं है। सर्किट पूरा नहीं है, रीजन समझो। तुम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट जब बनाते हो तो उसमें क्या करते हो? ये तुम्हारी वायर है, बैटरी, बल्ब, स्विच, ये तुम्हारा वोल्ट मीटर, यही है ऊपर का सेटअप। यहाँ पे मान लो तुम कुछ भी ऊटपटांग लगा दो, यहाँ पे भी कुछ ऊटपटांग लगा दो, मान लो बैटरी लगा दो, चलो लो बैटरी लगा दी मैंने, ठीक है। लेकिन ये अगर पॉइंट खाली रहेगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? मतलब ही नहीं बनता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का। की वाली सिस्टम, तो यही के लिए तुम की लगा देते थे, हाँ कि ना? यस। पहली बात तो यहाँ हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है, दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, जो असल में रीजन है, वो ये है कि Zn+2 यहाँ से यहाँ पर आने लगा, सॉरी जिंक यहाँ से Zn+2 में आने लगा, Zn+2 में। तो ये सोल्यूशन कैसा बन गया? पॉजिटिव। पहले कैसा था? न्यूट्रल। अब कैसा बन गया? पॉजिटिव। सॉल्यूशन और धीरे धीरे पॉजिटिव बनता गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जा रहे हैं और इसमें Zn+2 आयन आते जा रहा है। तो ये सॉल्यूशन कैसा बनता जा रहा है? पॉजिटिव। ये सॉल्यूशन कैसा बन गया? नेगेटिव। बात सही, ठीक है। इनिशियली ये सॉल्यूशन न्यूट्रल थे, इलेक्ट्रॉन्स की दरकार थी कॉपर को, जिंक से इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए, उस इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से हमारा बल्ब ग्लो कर गया था। लेकिन जब ये सॉल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव बना, क्या ये तुम्हारी बैटरी की तरह नहीं दिख रहा तुमको?
लेकिन बैटरी जब करंट फ्लो कराएगी अपने अंदर से तो उसे क्या जरूरत है, उसका सर्किट कंप्लीट हो। ओके, यहाँ रीजन क्या था कि पोटेंशियल्स डेवलप हो गए थे, अब ये बैटरी की तरह बनता जा रहा है, लेकिन क्योंकि तुम्हारा सर्किट ही पूरा नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ फ्लो करेगी, कुछ जगह ही नहीं बचेगी। तो इस सर्किट को पूरा करने के लिए, और सेकेंडली हम चाहते हैं ये सोल्यूशन वापस से वैसा बन जाए, ये सोल्यूशन वापस से न्यूट्रल बन जाए। क्यों? जब ये प्रोसेस न्यूट्रल था ना, जब ये सोल्यूशन न्यूट्रल था, ये सोल्यूशन और वो सोल्यूशन दोनों न्यूट्रल थे, तब ये रिडक्शन मतलब ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई थी। दोबारा समझो, जब सोल्यूशन इनिशियली न्यूट्रल थे तब ये रिएक्शन हुई थी Zn+2 वाली, जिंक कॉपर वाली रिएक्शन तब हुई थी। तो सोल्यूशन अगर दोबारा नेगेटिव बनेगा तभी तो ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो भी तो करंट बनेगा। ये भी खत्म हो गई रिएक्शन, वो अगर उसमें मिल गया। और सर इसका सिंपल ये भी होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाते हैं, पर अगर ये कंप्लीट नहीं है तो ज्यादातर सर्किट चला ही नहीं, इलेक्ट्रॉन चले ही नहीं दोबारा कभी, पोटेंशियल कनेक्ट ही नहीं होता। तो कंडीशन समझो, रिडॉक्स रिएक्शन तुम्हारी न्यूट्रल फेज में होगी, पहली कंडीशन, फेज चेंज हो गए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बन चुका है। दूसरी कंडीशन, रिएक्शन हो रही है होने दो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कब होती है, जब सर्किट पूरा होता है। ठीक है, तो यही दो रीजन थे जिनकी वजह से तुम्हारा बल्ब गोल करना बंद कर गया था, या वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 हो गई थी। तो अब इस चीज से निजात कैसे पाया जाए, इस चीज का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सॉल्ट ब्रिज। क्या सोल्यूशन है? सॉल्ट ब्रिज। कैसे है समझिए, वो दोनों सोल्यूशन में डाल देंगे ना पाइप के थ्रू, जैसे में ना चलो ये बल्ब भी लगा देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, बल्ब से इतना बेटर समझा तो बल्ब लगा देना। ठीक है, बल्ब लगा दिया। अभी इसके अंदर क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बने हुए हैं तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तुमने क्या किया, एक यू शेप की ट्यूब लगा दी, इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब लगा दी, उसके अंदर भर दिया इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? KNO3। अब क्या होगा समझना जरा इसको। KNO3 क्योंकि एक आयनिक सॉल्ट है, सॉरी KNO3 क्योंकि एक आयनिक सॉल्ट है तो उसके ऊपर चार्जेस होते हैं, डिसोसिएट होने के बाद उसके ऊपर चार्जेस रहेंगे, चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था? चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। के पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। तो के इधर की तरफ मूव करना चाहेगा या उधर की तरफ मूव करना चाहेगा? ऑब्वियसली नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा। तो के जाना चाहता है नेगेटिव की तरफ, बात सही। नाइट्रेट के ऊपर कैसा चार्ज है? NO3। ये जाना चाहता है पॉजिटिव की तरफ, बिल्कुल सही। अब होगा क्या, तुमने ये चीज पढ़ी है ना कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। अगर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो जाए तो कोई भी चीज क्या बन जाती है? न्यूट्रल बन जाती है। अगर मान लो इसके ऊपर +4 का पॉजिटिव चार्ज आ गया था, ठीक है, +4 का पॉजिटिव चार्ज आ गया था और यहां से 4 आयन इसके पास चले गए, फिर वो ठीक है, तो 4 नहीं, अगर मैं तुम्हें बढ़िया समझाऊं, एक Zn पॉजिटिव की वजह से, एक Zn पॉजिटिव की वजह से +2 का चार्ज आ रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने चाहिए होंगे? -2 नाइट्रेट दे दो, तो ये क्या कर देंगे, इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। सोल्यूशन कैसा बन जाएगा? न्यूट्रल। नहीं समझ में आ रहा क्या? समझ आ रहा है सर। आ रहा है समझ में? अगर यहाँ पे पॉजिटिव सोल्यूशन बना है, एक जिंक की वजह से, एक जिंक +2 आयन की वजह से +2 का नेगेटिव चार्ज आता है,
तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना नेगेटिव चार्ज चाहिए? -2 का। नाइट्रेट एक ही नेगेटिव दे सकता है, तो कितने नाइट्रेट लगेंगे? 2 नाइट्रेट लगेंगे। तो अगर यहां से 2 आयन यहां मूव कर गए तो ये सोल्यूशन कैसा बन जाएगा? दोबारा से न्यूट्रल। सिमिलरली यहां देखो, 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से या 2 कॉपर पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से यहाँ सोल्यूशन कैसा बन गया है? नेगेटिव बनता जा रहा है। करेक्ट? सोल्यूशन कैसा बनता जा रहा है? नेगेटिव होता जा रहा है। यहाँ पर जो सोल्यूशन नेगेटिव हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो 2 माइनस का हुआ। हाँ कि ना? इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना माइनस हुआ? 2 माइनस का। इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना माइनस हुआ? 2 माइनस का, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पॉजिटिव को जाना पड़ेगा? 2 के पॉजिटिव। बात सही भाई, 2 को न्यूट्रल करना है तो 2 ही भेजने पड़ेंगे। 2 चाहिए ठीक है, सॉलिड बनाने के तो यहाँ पे 2 के पॉजिटिव था, तो ये सोल्यूशन भी कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। बात सही। तो इस सॉल्ट ब्रिज ने पहला काम क्या किया? इस सोल्यूशन को न्यूट्रल बना दिया, उस सोल्यूशन को न्यूट्रल बना दिया। दोबारा से करंट फ्लो स्टार्ट। जब सोल्यूशन दोबारा से न्यूट्रल बन गए, बिल्कुल इनिशियल की तरह पहुंच गए, फिर से इलेक्ट्रिसिटी मूव करी। ठीक है, इसमें कितना टाइम लगता इलेक्ट्रॉन होगा? मूव किए, कितना टाइम लगता होगा? कुछ भी नहीं, इतना कम कि तुम काउंट भी नहीं कर पाओ। इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड कभी काउंट नहीं हो सकती। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाई तुम लोग फिजिक्स की बात वहाँ कर लेना, मैं तो फिजिक्स नहीं पढ़ाता। ठीक है, मुझे भी पता कि तुम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता भी है या नहीं। तो मैं सिर्फ उतनी ही बात करता हूँ जितनी मेरी केमिस्ट्री में जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ से जब सोल्यूशन दोबारा से न्यूट्रल बन गए तो क्या हुआ? यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज खत्म, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज खत्म। सोल्यूशन कैसा दोबारा से? नेगेटिव। बल्ब क्या हुआ? फिर से ग्लो करने लग गया। फंक्शन समझ में आया, सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाना पड़ा? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर तुम ढंग से देखो तो सॉल्ट ब्रिज इन चीजों को कनेक्ट कर रहा है, दोनों को। सॉल्ट ब्रिज, जिसको मैंने ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट किया है, सोल्यूशन टैलेगा वो इन दोनों सर्किट्स को कनेक्ट कर रहा है, यानी कि सर्किट को तुम्हारी क्लोज कर रहा है या कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये इसका दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या किया उसने? मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि सॉल्यूशंस को कैसा बना दिया? न्यूट्रल कर दिया। और दोबारा से जब साइडल पॉजिटिव यहाँ बनना स्टार्ट होगा, फिर से NO3 आ जाएंगे। उधर अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, K+ आ जाएगा। ठीक है, मतलब न्यूट्रल ही बना रहेगा, और न्यूट्रल बना रहा तो क्या KNO3 सॉल्ट। अब कंस्ट्रक्शन समझो, पहले यहाँ तक बताओ, मुझे समझ में आया? उसकी क्वांटिटी कैसे डालेंगे? क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ना? अभी जब डाउट बोलूंगा पूछने के लिए तब पूछो। तो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या लिखोगे? फंक्शन सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या लिखा जाएगा? बताओ भाई, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा सर, आपने बताया है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं बताऊंगा। कंप्लीट द सर्किट। कंप्लीट द सर्किट, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट द सर्किट, यही काम है। सर्किट को कंप्लीट करो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करो। सॉल्ट ब्रिज का ये काम। लिख लो जल्दी से ताकि मैं आगे चलूं इसके। ठीक है, एक एक चीज बढ़िया समझ में आ रही है? कोई डाउट सॉल्ट ब्रिज के अंदर? सर डाउट नहीं है, आपने एक चीज बताई थी अनायन और मतलब एनोड और कैथोड की आईयू पैक वाली डेफिनेशन। मान लेते इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ाया था ना? नहीं, इसके बाद एग्जैक्ट ECS में पढ़ाया था। इसी के एग्जैक्ट ECS स्टार्ट करने के लिए पढ़ाया था। अच्छा, पता नहीं था बस तुमसे जरा सॉल्ट ब्रिज के बाद ECS पे ही आ। ठीक है, क्योंकि लिख लिया? यस आई थिंक लिखा हुआ होगा तुम लोगों के हाँ। पास।
सर उसमें लिखे दोबारा अब समझते हैं जरा सॉल्ट ब्रिज की कंस्ट्रक्शन क्या है। सॉल्ट ब्रिज काम कैसे करता है बढ़िया से समझ गए, जरा कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं बनता कैसे सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज बेसिकली एक यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब होती है, ना बढ़िया ही बनाते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या है असल में, एक यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब। यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब जिसके अंदर हम अगार जेली का यूज करते हैं। चलिए सर समझा अगार जेली समझना सर, अगार जेली क्यों डाला, पानी क्यों नहीं डाला? पहला रीजन, सॉल्ट ब्रिज में आयंस को मूव करना जरूरी है। अगर मान लो मैंने इसमें पानी डाल दिया होता तो सॉल्यूशंस आपस में मिक्स नहीं हो जाते। अगर मैंने किसी चीज में पानी डालकर उल्टा कर दिया, अब तो नीचे गिर जाएगा पानी सारा उसमें से। मान लो इस टेस्ट ट्यूब, इसको इन्वर्टेड ट्यूब है, इसको सीधा करो और इसके अंदर पानी डाल दो। अब या तो तुम इसके ऊपर सील कर दो, तब ये उल्टा करने में पानी नहीं गिरेगा, फिर सर्किट कंप्लीट नहीं। और अगर इसे खुला ही छोड़ दिया और उल्टा कर दिया तो पानी नीचे गिर जाएगा। तो पानी तो नहीं डाल सकते, पहला रीजन पानी यूज नहीं किया, पानी नहीं डाल सकते। तो अगार जेली यूज क्यों की? पानी के अंदर कोई भी सॉल्ट डिसोसिएट होता है आयंस के अंदर। पानी के अंदर कोई भी सॉल्ट आयंस में डिसोसिएट होता है। मान लो तुम्हें क्या जरूरत थी, KNO3 की जरूरत थी या K+ और NO3- की जरूरत थी? तुम्हें आयंस चाहिए थे, सॉल्ट से आयन चाहिए थे। अब सॉल्ट से आयन बनाने के लिए करना क्या पड़ता है? डिसोसिएशन। पानी में यूज कर नहीं सकता, तो ऐसी क्या चीज है जिसमें डिसोसिएशन हो सकती हो पर पानी ना हो? आंसर है अगार जेली। अगार जेली एक ऐसी चीज है जिसमें डिसोसिएशन हो सकती है पर उसमें पानी नहीं। ठीक है, अगार जेली एक सब्सटेंस है। जेली गिरेगी नहीं। बेसिकली जेली भी क्या होता है मैं समझा देता हूँ। जेली के अंदर ना कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर होता ही होता है, पर जेली फ्लो नहीं होती, इसलिए हमने जेली डाली है इसके अंदर। तो क्या कर दिया इसके अंदर, पहले तो अगार जेली को भर दिया। पहले क्या डाला? अगार जेली। देन उसके बाद हमने क्या डाला? KNO3 का सॉल्ट। क्या डाल दिया? KNO3 का सॉल्ट। KNO3 K+ में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस NO3- में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इसमें से मूव कर सकते हैं। समझ में आया? KNO3 क्यों लिया? खैर तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, पर फिर भी तुम्हें बताऊंगा ये क्यों लिया। ठीक है, सर आपने बताया भी था। बताया। अरे बात सुनो, क्या अगार जेली उल्टा करने पे गिरने के चांसेस हैं या नहीं? कॉटन लगा है। वही तो आंसर जेली में है, गिर है। सकती है। ठीक है, लेकिन उसको एक चीज कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग कॉटन प्लग्स लगा दें। क्या करें? यहाँ पे कॉटन कॉटन प्लग लगा दें तो जेली के पार्टिकल्स की साइज तो बड़ा है कॉटन के पार्टिकल से, कॉटन की सीट से, तो जेली नीचे नहीं गिरेगी। लेकिन आयंस कितने छोटे हैं? बहुत ज्यादा छोटे, वो कॉटन के पोर्स में से निकल जाएंगे। तो तुम्हारी समस्या सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई? भाई आयंस भी निकल गए, जेली भी रुक गई, डिसोसिएट भी हो गया आयन। सॉल्ट डाला, डिसोसिएट हो गया, पहला चीज हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, जेली नीचे नहीं गिर रही, क्यों? कॉटन यूज कर लिया। तीसरी चीज, पानी यूज कर नहीं सकते थे वरना वो नीचे गिर जाएगा, पानी लगा देते तो कॉटन में से नीचे गिर जाता।
ठीक है, कोई तरीका ही नहीं था उसे रोक देने का। तो हमने क्या किया भाई, बेटर है कॉटन लगा दी, आर जेल यूज की, KNO3 डाल दिया, बन गया हमारा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ऐसे बनता है सॉल्ट ब्रिज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया समझ में आ गया। अब एक चीज और समझो, हमने KNO3 यूज क्यों किया? क्वेश्चन आया था, हमने KNO3 यूज क्यों किया, NaCl यूज क्यों नहीं कर लिया? ठीक है, क्वेश्चन है why we used KNO3 not NaCl। भाई देखो, पोटेशियम के सॉल्ट्स महंगे होते हैं, मैं कॉलेज पढ़ा, पोटेशियम का सॉल्ट महंगा होता है, सोडियम का सॉल्ट सस्ता होता है। NaCl तुम्हारे घर में 18 रुपए किलो पे आ जाता है, लेकिन KCl लेने जाओगे 1400-1500 का आएगा। तो तुम्हारा हाँ, KCl भी खा सकते हो, खाते भी हैं। क्यों सर? फर्क होता है सर NaCl और KCl से कितना फर्क होता है? सर NaCl जो होता है तुम्हारे ब्लड में इफेक्ट आता है, ठीक है, NaCl का जो इफेक्ट आता है वो ब्लड में आता है और फिर तुम्हारे हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है उससे। लेकिन जो पोटेशियम क्लोराइड है, इसका ब्लड पे असर नहीं है, इसका ब्रेन पे असर है। अच्छा असर है, बुरा असर है? बुराई है ऑब्वियसली, ठीक है, खाते भी हैं सर वो खा तो सकते हैं, अमाउंट में लोगे वो भी यूरिन के थ्रू निकल ही जाएगा। सर यूज किया, किसका? वो यूज तो नहीं ना, मेडिकल यूज, मेडिकल यूज बता तो दिया तेरे को, KCl का। जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, अच्छा, फिर भी नमक खाना है, KCl मंगा खा लो, ठीक है। भाई तुम्हारी समस्या है ना, तुम नहीं खा सकते। सर फिर तो बिल्कुल टेस्ट क्या होगा, वही होगा टेस्ट। सेम टेस्ट, सेम टेस्ट है, बिल्कुल सेम टेस्ट, मैं क्या कोई फर्क नहीं, सेम टेस्ट। नहीं मंगवाऊंगा। चलो, ये तो देखो। बहुत fascinating बात तो हमने NaCl क्यों यूज किया, इसका रीजन समझो। NaCl क्यों यूज किया हमने? पहली चीज, NO3 और K+ हमने दोनों ऐसे लिए हैं जो इन सोल्यूशन से इंटरेक्ट ना करें। फॉर एग्जांपल, कॉपर नाइट्रेट ना बने, सॉरी कॉपर नाइट्रेट ना बन जाए, और तुम्हारा ये क्या नाम से पोटेशियम सल्फेट ना बन जाए, ऐसे हमने आयंस लिए। पहली चीज, इनके साथ रिएक्ट करके ये PPT ना बना दे, ठीक है, समझो। उसने रिएक्ट किया, वो आयंस में ही पड़ा रहे उस सोल्यूशन के अंदर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कॉपर नाइट्रेट बन भी गया तो वो आयंस में टूट के पड़ा रहेगा। लेकिन गलती से मान लो तुमने कॉपर की जगह Ag लगा रखा होता, सिल्वर लगा रखा होता, सिल्वर मिलता क्लोराइड से, सिल्वर क्लोराइड बनता, अब तुम उसे कुछ भी कर लो, पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते, दोबारा से उससे आयन तुम ले ही नहीं सकते। तुम्हारा सॉल्ट बर्बाद हुआ कि नहीं, तुम्हारा प्रोसेस रुका कि नहीं रुका, जरूरत क्या पड़ी भाई, क्यों NaCl नहीं हुआ फिर फालतू में, ठीक है। मुझे अगर सॉल्ट बर्बाद ही करना होता तो मैं वैसे ही नाली में फेंक दूं। सर आपने एक एग्जांपल और दिया था, और वो भी सॉल्ट किसका, AgCl, सिल्वर का सॉल्ट महंगा वैसे है, तो मेरा तो नुकसान हो गया ना भाई, सिल्वर भी बर्बाद हो गया मेरा पॉकेट में, ठीक है। अब सिल्वर क्लोराइड से दोबारा से सिल्वर निकालने जाऊंगा, मेरा मत्था और फूटेगा, उसका प्रोसेस कराओ, ठीक है। पहले सनलाइट में जाके रखो, जब गुड़ जाए तो काला पीला हो जाएगा, उस काले पीले को हटाओ, ठीक है, तब जाएंगे सिल्वर वापस मिलेगा। इतनी मेहनत करो, फायदा कुछ भी नहीं। और क्यों? सिर्फ इतने से के लिए कि NaCl यूज कर दिया था तुमने। यही सवाल AgNO3 से पूछ लो कि भाई तू PPT तो नहीं बनाएगा ना, AgNO3 नहीं। सर आपने एक सेक्शन ऐसा दिया था जिसमें KNO3 यूज नहीं कर सकते, आपने कैसे ऐसा नहीं कोई exception। आपने ऐसा एक्सेप्शन मतलब नाम नहीं लिया था, आपने कहा था कंपैटिबिलिटी देख के लेते हैं, किसी कंपैटिबिलिटी देख के ही लिया जाता है, ठीक है। इसमें मान लो अगर NO3 भी, मुझे ऐसा केस याद नहीं है ऑनेस्टली, मान लो कि NO3 भी किसी के साथ जाके प्रेसिपिटेट बना रहा हो, तो उस केस में हम NO3 भी यूज नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा केस है? मुझे नहीं पता, ये तो बोला मैंने, ठीक है। हाइपोथेटिकली कोई भी सॉल्ट मान लो, कोई सॉल्ट अगर ऐसा बन गया, मान लो कि सपोज कर लेते हैं मर्क्यूरी नाइट्रेट, मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा होता है कोई या नहीं है मेरे को आइडिया नहीं है, शायद नहीं होता, लेकिन मर्क्यूरी नाइट्रेट मान लो PPT बना रहे हैं, फिर से मेरा सॉल्ट बर्बाद हो गया। मरकरी महंगा है, ओके, इसलिए
पहली चीज तो ये थी कि रिएक्ट नहीं करना चाहिए उससे जाके और पीपीटी ना बनाते हैं। दूसरी चीज, जितना चार्ज K+ पे हो उतना ही चार्ज NO3 पे होना जरूरी है, वरना मान लो अगर K+ की जगह तुम लोग यहाँ पे CuNO3 नहीं, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, K के ऊपर एक प्लस का चार्ज होता है, NO3 के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, इसकी जगह तुम FeNO3 ले लो, FeNO3 और इधर क्या आया -1 FeNO3, ठीक है। फेरस नाइट्रेट ले लिए, फेरिक नाइट्रेट ले लिए। अब आयरन पे कितना चार्ज है? +3। नाइट्रेट पे कितना चार्ज है? सिर्फ एक का, ठीक है। मान लो अगर एक ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ उसमें तो तीन Fe तो रुका रहेगा भाई, रुक जा, कम से कम 3 तो क्रिएट होने दे, मैं का टूट के छोड़ दूंगा, ठीक है। न्यूट्रलिटी क्या रिमेन बची? नहीं होगी। समझ गए? तो यहाँ पे रीजन क्या है? पहला रीजन समझ गए, इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा रीजन, चार्जेस सेम होने चाहिए। तीसरा रीजन, मान लो K+ पहले पहुंच गया, NO3- बाद में पहुंचा, सोल्यूशन एक तरफ तो न्यूट्रल हो चुका है, एक तरफ न्यूट्रल हुआ ही नहीं है, अब क्या करें? फिर से रिएक्शन रुक गई, फायदा दोबारा से नहीं। तो अगेन हमको क्या चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि जितनी तेजी से K+ जाए उतनी ही तेजी से नाइट्रेट भी जाए। तो इसमें कुछ डालना भी पड़ेगा। अब समझो ये K+ और NO3 वाली चीजें क्यों सोची हमने, बड़ा बढ़िया दिमाग लगाया जिसने लगाया। K+ कहाँ लाई करता है? सिर्फ 20 है उसका, 19 है उसका। थर्ड पीरियड, याद करो। थर्ड पीरियड मतलब अरे नहीं भाई, थर्ड रो। थर्ड रो के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? हाँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ मतलब एग्जिस्ट करते हैं? सेकंड रो। सेकेंड रो के अंदर। मान ले ऑक्सीजन उसका साइज बढ़ा भी रहा है तो कहाँ तक पहुंचा देगा उसे? हद से थर्ड रो K+ के लगभग बराबर तक पहुंचा देगा। इससे जल्दी कर। दोबारा समझो, फिर से समझो, ठीक है, ध्यान से। तुमने पढ़ा होगा लिथियम इतना सा, सोडियम इतना बड़ा, पोटेशियम इतना बड़ा, हाँ कि ना? सिमिलरली ऑक्सीजन इतना बड़ा, सेलेनियम इतना बड़ा, टेलोरियम इतना बड़ा। जैसे जैसे नीचे आते जाओगे ग्रुप के अंदर वैसे वैसे साइज बढ़ता जाएगा। हाँ, अब समझो, मान लो इतना सा साइज है नाइट्रोजन का, इतना बड़ा साइज है पोटेशियम का, मैं इनमें 3 ऑक्सीजन लाके अगर जोड़ भी दूं ना तो हद से इसके बराबर पहुंच जाएगा। समझे? मिल जाएगा। इससे बड़ा जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो लगभग साइज बराबर हो गया, पहली चीज। चार्ज बराबर हो गया, दूसरी चीज। डेंसिटी यानी कि बराबर हो गई, चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज डेंसिटी सेम है तो मूवमेंट भी तो बराबर रहेगी। ओके, समझे? अगर नहीं भी समझे ना कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं था, ठीक है? मैं सोचा पढ़ा ही देता हूँ, तुम लोग पढ़ा ही नहीं। चलो, मैंने पहले ही बताया था, तुम लोगों ने क्वेश्चन पूछा, ये तो है ना, समझ में आ गया? पढ़ने से ज्यादा क्यों में ज्यादा मजा आता है। क्या पढ़ने से ज्यादा क्वेश्चन क्यों होते थे ना, वो वाई, उसमें ज्यादा मजा आता है। भाई? देख, मैं तुम्हें वो अप्रोच दे रहा हूँ जिस अप्रोच से सच में साइंस पढ़नी चाहिए। वो अप्रोच क्या है कि मेरे सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है ना, सोल्यूशन लाऊं कहाँ से? ठीक है, सोच के देखो, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हुई होगी, जिसने सेल बनाया होगा, क्या उसके सामने प्रॉब्लम्स नहीं आई थी? तो उसने सोचा कैसे होगा इस सोल्यूशन को, इस चीज के बारे में उसने सोचा कैसे होगा? उस अगर थिंकिंग को एक बार तुमने पकड़ लिया ना, अब नेक्स्ट अगर जिंदगी में तुम किसी चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हो तो तुम्हारा माइंड भी उसी तरफ जाएगा। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, एक जनरल चीज बताता हूँ तुम्हें। यूपीएससी का नाम सबने सुना है? तुम्हें ज्यादातर टॉपर्स जो मिलेंगे ना वो आईआईटीएंस में, या तो आईआईटीएंस या आईआईएम। यूपीएससी में यूपीएससी में क्यों? इंजीनियर ज्यादातर टॉपर्स तुम्हें इंजीनियर्स मिल जाएंगे। तो आईएएस जो बनते इंजीनियर बनते जाते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है, पर मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ कि तुम्हें ना
ज्यादातर टॉपर्स इंजीनियर्स मिल जाएंगे। 2019 के बैच देख लो, इसमें रैंक 4 जो था वो आईटी बॉम्बे से बीपीएससी सीएससी का। सीएससी का वो भी हाँ सीएससी कम है इसका। अबे कॉमन साइंस नहीं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यूपीएससी एक ही चीज कंडक्ट नहीं करा। हाँ मैं कुछ ठीक है। रेलवे वगैरह का भी नहीं वो तो अलग होता है। वो अलग ही चीज है, उसमें कोई हाथ भी नहीं डालता। इससे दूर रहते थे। भाई जिसने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी है ना, वो रेलवे में हाथ नहीं डालना चाहेगा कभी। क्यों सर? ये सब उल्टा होता है। भाई, साइंस वो उल्टा क्या पड़ता है, जाती है? रेलिंग में उल्टा होता है। तो एक सिंपल बता रहा हूँ, ईगो पे आ जाती है। यार इतना पढ़ाई की है, इसके बाद हम छुट्टी नहीं करेंगे। नहीं, कहता ही नहीं। इससे अच्छा 2 साल और पढ़ लेता, पढ़ा नहीं करता। केमिस्ट्री ना ऐसे बन जाते हैं। बीएससी के बाद भी जॉब्स हैं, जैसे अभी भी मेरे पास ऑप्शन है, मैं ओएनजीसी या डीआरडीओ के अंदर अप्लाई कर सकता हूँ। डीआरडीओ में मास्टर कौन से हो जाएगी? और सर जो वोकेशनल कोर्स होते हैं उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है? जैसे मैं पाइथन का करना चाहता हूँ, पाइथन और जैंगो। सर से पूछिए, नहीं, विज्ञान वैसे का जो vocational- पूछना है वो मेरे से पूछ। अच्छा चलो सर, कंप्यूटर नहीं, कोई जैसे नॉर्मल जनरल वोकेशनल कोर्स है, तो उसमें जैसे? क्या, जैसे बाहर की कोई इंस्टीट्यूशन कह रही है कि हम आपको ये पढ़ाएंगे, तो वो क्या एलिजिबिलिटी पूछता है? आपको कौन कोई कह idea? रही है? भाई हर चीज की एलिजिबिलिटी डिफरेंट अलग है। अलग होती है। हाँ फॉर एग्जांपल किसी को डेटा कोडिंग सिखानी है, तो एटलीस्ट तुम्हें कंप्यूटर का बेसिक्स तो आना चाहिए ना। हाँ। भाई ओपन कैसे करना है, उसको खोलना कैसे है, हाँ। ये आना चाहिए ना। वही बन जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ तो मेरी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? बीएससी में तू बीएससी पढ़ के आया हो तब तो हाँ। तेरे को समझ में आएगा कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। वरना तुम सोच लो, तुम अभी 11th 12th में हो, तुमको मैं सीधे मास्टर्स में भेज दूं, चलो मेरे साथ आ जाओ आईटी चलते हैं, कोई मतलब बनेगा? कोई सेंस है नहीं। केमिस्ट्री तुम लोगों ने सीधी अभी तक समझा नहीं है, तुम क्या एमएससी पढ़ोगे? जरूर सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम लोगों ने अभी बिल्कुल स्टार्ट की है, वहां जाके तो तुम इन डेप्थ में चले जाओगे। ओके, शुरुआती तुम्हें मालूम है शायद 18 या 17 के अंदर जिसने सेल बनाया था उसे नोबेल प्राइज मिला। 18 मतलब 17 18 था या 18 19 था, 2000 उसके अंदर जाके उसे नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि 85 के अंदर चीज बनी थी। तुम सोच रहे हो यार इतनी छोटी चीज के लिए इतना बड़ा प्राइस? नहीं नहीं उससे साल में कुछ जुगाड़ किया होगा। पूरा सब कुछ रेवोल्यूशनाइज, मतलब रेवोल्यूशन जिसे बोलते हैं ना, सब कुछ इसमें से हो गया। समझो, अगर सेल नहीं होती तो क्या नहीं हो सकता था, सोच के बताओ। कुछ भी नहीं होता। तो पैदा नहीं होता अगर सेल नहीं होता तो सब कुछ क्यों बोल रहे थे? सब कुछ इसने बोला। उसने बोला कुछ भी नहीं, मैंने बोला सब कुछ एक ही बात है, तो ज्यादा ना तुम लोगों ने लिखा है तो तुम बता, एक बताओ चलो। सेल नहीं होता तो क्या नहीं होता? सर बेसिक सर चीजें बहुत नहीं सारे होती इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स नहीं चलते। सर, बेसिक जैसे? चीजें नहीं होती सर, टॉर्च नहीं कुछ भी होती, सर स्टार्टिंग फोन नहीं होता, बैटरी नहीं है, स्टार्टिंग सब टीवी का स्मॉल रिमोट नहीं होता। स्केल। अगर सेल नहीं होता ना तो हम यहाँ भी नहीं होते। रीजन सर हम भी सर आप भी सेल नहीं से लिखा बने हुआ हुए है। हैं आपने लिखा रीजन समझो ना सर, हम भी तो सेल से ही बने भाई। हैं शायद। अगर सेल नहीं अरे होता, भाई, मेरा फोन नहीं होता, मेरा फोन नहीं होता तो मेरे पास सर का कॉल नहीं आता। सर हम भी तो सेल से सर बने का हुए कॉल हैं। नहीं आता, मैं यहाँ क्यों आता? मैं वही तो कह रहा हूँ कि हर चीज पहले स्मॉल स्केल से शुरू हुई थी ना। स्मॉल स्केल से स्टार्ट होता है। स्मॉल स्केल में सेल ही चलता था पहले, सेल और यार बैटरी। किसने सोचा था कि इंसान हवा में उड़ पाएगा? राइट ब्रदर्स ने। के लिया भाई। बहुत बढ़िया। तुम भाई, जैसे मुझे बच्चे तुम बिल्कुल दोनों का आगे तो बढ़ो। भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे इसका भरोसा है, भूखा नहीं मरेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा ये। सर वो वैसे भी नहीं बोलूंगा। सही है। ये कुछ ना कुछ जिंदगी में कर लेगा और कुछ नहीं, स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाएगा। ये मैं सोच और रहा आपने था। तो मजा ये अच्छी बात बोली। नहीं है सर, स्टेज प्राइड। और सोचो क्या, सर हम भी तो तुम्हारे लैपटॉप्स कभी नहीं बन सकते। तुम जो इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर लेके बैठे थे ना, 1985 के अंदर सुपर कंप्यूटर जो आया था, उसी को लेके बैठे रहते। क्या तुम एक जगह से दूसरी जगह अपना डेटा लेके जा सकते थे? बड़ा ओ डेटा है। सर, आज सोच के देखो, तुम्हारी अगर मैं नोटबुक बताऊं तो हाँ मेरी और इस सर नोटबुक में जितना डेटा है ना, अगर मैं इसको टाइप करने बैठ जाऊं, ये हद से हद 2 या 3 MB का डेटा बनेगा इस पूरी नोट। ज्यादा का बनने का। मैं टाइप करके दिखाऊं, कंप्रेस मैंने बनाया है। बात अलग है। 2 या 3 MB का डेटा बनेगा। तुम कितना बड़ा डेटा अपने साथ कैरी कर सकते सर, 1 GB, जितना बड़ा। 64 GB। हो? आंसर इनफाइनाइट। जितना क्लाउड बड़ा। स्टोरेज का नाम किसने सुना? लाउड सर मेरे को लगा फोन में नॉर्मल। इनफाइनाइट डेटा कैरी कर मैं सकते हो बनने अब। का।
सेम चीज पेपर के साथ थी। कभी पेपर नहीं था तो लोग क्या करेंगे, मेट्रो में पत्थर लेके जाएंगे उसके ऊपर लिख के, नहीं ना। चलो टॉपिक से बैठेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो तुम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑलरेडी वैसे बेसिक पढ़ा हुआ है, पर मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि भूल चुके हो। ऑलरेडी क्या ऑलरेडी नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सर के बाद अच्छे से याद है। बहुत अच्छी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे मैं प्यार से ईसीएस बोलता हूँ। सीरीज सीरीज, ठीक है, सीरी नहीं, हेलो सीरी, नहीं सर कॉल दिस पर्सन एंड ऑल। सर सीरीज है वो तो थोड़ी सर पढ़ाना। गर्लफ्रेंड है, उसे थोड़ा ना सीरीज तो गर्लफ्रेंड हो गई। मेरे ऐसे ही है सीरी को सर एनोड के थोड़ी भी पढ़ा। अच्छा पता है मुझे, किस जगह सर? यूपी में ना, जहाँ मैं रहता हूँ यूपी में, सीरी नहीं बोलते, सिर्री बोलते हैं। सर बस सिर्री का मतलब पागल होता है। सर हम लोग मुसलमान एरिया में नहीं रहना, हम सीरी पार बोलते हैं। मैंने भी खरीदा था आईफोन, होता है 12th पास करने के बाद भाई आईफोन मिल जाए तो जिंदगी सफल है हमारी। तो मैंने लिया था 6s प्लस, ठीक है। 6 ऐसा प्लस जब लोग 10 लेके घूम रहे थे ना, शायद ना 8 या 10 था, ओए किसने बुलाया? अनइनवाइटेड गेस्ट, अनइनवाइटेड गेस्ट। चलो चलो बाहर चलो। बाहर से बेटा तेरे को 2-3 मंत्र फेंक के मारूंगा, बाहर हो जाएगी। बाहर निकल, आ इधर। बाहर निकल जाओ, बाहर निकल, बाय बाय। तो मैंने लिया था, ठीक है। और मैंने उस दिन एक चीज जानी अपने बारे में, मैं बहुत अच्छा मार्केटर हूँ। किसको बेचा? क्योंकि मैंने 12,000 का लेकर उसको 13,000 में बेच दिया। पढ़ने आई थी बिना एडमिशन और 10 ऐसे एडमिशन बिना वो ट्रायल के लिए आई थी, मैंने भगा दिया था, मैंने वो बोला ट्रायल क्लास के लिए आई थी, आपने उसको भगा दिया, एक स्टूडेंट कम करा दिया मेरा, ठीक है। ये चीज है। खैर यार मैं बात सर एनोड तो आयुपैक क्या है? इंटरनेशनल यूनियन और Pure and Applied Applied Chemistry। मतलब केमिस्ट के बीच में जहां पे भी विवाद खड़ा हो जाएगा, वहां एक ऊपर उठ के एक आदमी आएगा, उसका नाम क्या है? आयुपैक। और वो कहेगा वो तुम सारे नीचे बैठो, अब जो मैं कहूंगा वो चलेगा। वो सिंडिकेट सुना होगा तुमने, सिंडिकेट बोलते हैं। अरे कौन सी थी वो, गैंग्स ऑफ वासेपुरी थी शायद, हाँ। उसके अंदर वो फैजल। अरे फैजल का एक बंदा मिल गया था, कौन सा इखलाक करके था, इखलाक था, ठीक है। याद नहीं वो उसका नाम जो अबे दोस्त जो भी था, ठीक है। तो वो ऑक्शंस कराता था, ठीक है। तो उसने बोला था कि सिंडिकेट चलेगा आज से हमारा। तो यहाँ पे भी ना सिंडिकेट चलता है आयुपैक का, जो ये कहेगा वही माना जाएगा। गुंडागर्दी बोलो सर। गुंडागर्दी, सिंडिकेट का प्रोफेशनल वर्ड है, गुंडागर्दी बोलते हैं सिंडिकेट सिंडिकेट। किसी के दिमाग में घुसे ही नहीं हम। चलो इसी इसको समझो, उससे पहले आयुपैक जरा समझा देता हूं मैं। आयुपैक कहता है, आयुपैक कि भाई देखो, तुम लेफ्ट को हो सकता है नेगेटिव मान लो या राइट को नेगेटिव मान लो, गलती कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फिजिक्स और केमिस्ट्री जिंदगी भर इसी चीज पे लड़ते रहते हैं। क्या मतलब? एक तो ये लोग लड़ते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कि भाई वर्क को हम लोग डिफाइन करेंगे, अगर एक्सपेंशन हुआ तो नेगेटिव। केमिस्ट्री बोलते हैं नहीं, अगर एक्सपेंशन हुआ तो हम पॉजिटिव लेंगे, हाँ ठीक है। फिजिक्स कहते हैं नहीं, एक्सपेंशन हुआ तो हम नेगेटिव लेंगे, ले ले भाई, ठीक है। आयुपैक ने फिजिक्स वाला समझौता किया फिजिक्स यूनियन से और उनसे कहा भाई ऐसा करो, तुम जो मर्जी ले लो, थर्मोडायनामिक्स का रूल एक ही बनाना है, अल्टीमेटली आंसर दोनों को बराबर आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे आयुपैक क्या करता है? आयुपैक क्या कहता है? LOA, मैं जिंदगी में सिर्फ एक चीज दूंगा जिसे बोलते हैं लोन। लोन क्या है? लेफ्ट सर मैं जा रहा चलो। हूँ, सर मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा और बहुत सारा क्लास से बाहर निकल जाऊंगा। ऑक्सीडेशन, बस यही बताना एनोड है। नेगेटिव। कितने बजे होते हैं बेटा क्लास? रेगुलर होती है क्या? तो 6 से 7 होती है। आयुपैक ने क्या बोला? तो इसको आधे घंटे पहले शिफ्ट कर दूं? हाँ सर आधे घंटे पहले शिफ्ट कर दूं इसको? बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इतने बजे कल से आधे घंटे पहले शिफ्ट तो बायजूस पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? सर लिया था फिर मैंने बर्बाद कर दिया। तू आ तब मैं तेरे को बताऊंगा। बर्बाद कर दिया। तो आयुपैक ने क्या बोला कि लेफ्ट साइड में क्या होगी? ऑक्सीडेशन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड। और उसका चार्ज कैसा देंगे? नेगेटिव, प्रोवाइडेड वैसे आयुपैक ने नहीं बोला था, ये रुकुम सर बोल रहे हैं। आयुपैक ने तो सिर्फ इतना कहा था कि ऑक्सीडेशन एनोड पे होगी, बात ही कर।
मतलब सोच रहे हो आयु क्या- पैक से क्या? बड़ी चीज बता दी तुमको मैंने। अरे शराब बताएगा जाओगे आप खाना खाओगे ना खाना खिलाओगे लोगों को भंडारा करने जाते आयु पैक ने सिर्फ इतना सा कहा था कि ऑक्सीडेशन एनोड पे होगी, और हमने गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा सेल, गैल्वेनिक। गैल्वेनिक पता कैसे चलता है कि यही गैल्वेनिक सेल है? अरे मैं तो यही पढ़ रहा था सर वो पॉजिटिव नेगेटिव जाता है नहीं, दोबारा सोच गैल्वेनिक की डेफिनेशन क्या दी थी, जल्दी बोलो, इससे पहले मैं कल जो डिफरेंस मारने जब लोगों को। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है वेरी गुड, ओनली फॉर गैल्वेनिक सेल अप्लाइड है। लेफ्ट साइड में जो कंटेनर होगा उसको क्या बोलेंगे, एनोड। प्रोसेस कौन सा होगा उस पे, ऑक्सीडेशन। और चार्ज कैसा रहेगा उसके ऊपर, नेगेटिव करेक्ट। शायद इसीलिए तुम्हें मैंने इतना बड़ा गाना इसीलिए गाया था क्योंकि जिंक यहाँ पर जो था वो बार बार ऑक्सीडाइज हो रहा था, ठीक है। बार बार जिंक क्यों लेफ्ट में लिया था, इसका रीजन यही था ताकि तुम्हें ये चीज बाद में याद आ जाए, ठीक है। तो अब तुम लोग जिंदगी में गलती नहीं करोगे, ठीक है। जिंक कहाँ पे लेना है हमेशा, लेफ्ट में। कॉपर कहाँ पे लेना है हमेशा, राइट। इतनी सी कहानी है आज के लिए, सिर्फ इतना। मजे करो, ज्यादा पढ़ाने का फायदा क्या, और तुम्हें मेरे पास अगर टाइम है तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा